नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। अपने इस खास बुलेटिन में हम सभी महत्वपूर्ण खबरों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, खबरों की पीछे की सच्चाई भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लगातार तीसरी बार जीतने के बाद पीएम मोदी पहली बार काशी पहुंचे। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने ठेठ बनारसी अंदाज में की और कहा कि इन चुनाव में जनता ने अभूतपूर्व जनादेश दिया है। अपने वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी की। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मंगलवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। यहां किसानों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने उनका धन्यवाद किया। पीएम ने बनारस की क्षेत्रीय भाषा में अपने संबोधन की शुरुआत की। भाई और बहनों, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं। माताओं बहनों के बिना खेती की कल्पना भी असंभव है। इसलिए अब खेती को नई दिशा देने में भी माताओं बहनों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। हमने आशा कार्यकर्ता के रूप में बहनों का काम देखा है। हमने बैंक सखियों के रूप में डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका देखी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा। अपने संबोधन में पीएम ने कहा, काशी के लोगों ने सिर्फ सांसद नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है, इसलिए आप लोगों को डबल बधाई। इस चुनाव में देश के लोगों ने अभूतपूर्व जनादेश दिया है। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने पर पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की, जिससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा। इस दौरान पीएम ने खेती में महिलाओं के योगदान की चर्चा की। उन्होंने कहा, माताओं और बहनों के बिना खेती की कल्पना भी असंभव है। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी अपने पहली विदेश यात्रा में इटली गए थे। यहाँ G7 देशों के सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। वाराणसी में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि G7 के सारे देशों के सभी मतदाताओं को मिला भी दिया जाए तो भारत में वोटर्स की संख्या 1.5 गुना ज्यादा होगी। काशी के मेरे परिवारजनों, चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के
हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी वयं सर्वे शम्भूया मातरं गंगां शुचिं निर्मलं जगर्तो संकल्पं गृणीमः प्रतिज्ञां जगुर्मः ॐ तज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषं ज्योतिरे कन्दन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पसिद्धिरस्तु नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री को बने हैं। साथ ही तीसरी बार वो वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा भी पहुंचे हैं। 2014 और 2019 के चुनावों में उन्होंने वाराणसी से बम्पर जीत हासिल की है। पिछली बार को उनकी जीत का अंतर 4,80,000 वोटों का था। 2024 के चुनावों में वो जीते तो हैं, लेकिन उनकी जीत का अंतर कम हो गया है। कांग्रेस के अजय राव से पीएम मोदी 1,52,000 मतों के अंतर से जीते हैं। पीएम की जीत का अंतर भले ही कम हो गया हो, लेकिन काशी की जनता के प्रति उनका स्नेह, आत्मीयता और सम्मान में कोई कमी नहीं आई है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के रायबरेली और वायनाड दोनों लोकसभा सीटों से जीत दर्ज करने के बाद ये कयास लग रहे थे कि आखिरकार राहुल कौन सी सीट रखेंगे और कौन सी छोड़ेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की हुई बैठक में इस पर फैसला लिया जा चुका है। लोकसभा में राहुल गांधी रायबरेली की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं सभी को चौंकाते हुए पार्टी ने वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को उपचुनाव लड़ाने का फैसला किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट अपने पास रखेंगे और केरल की अपनी वायनाड सीट खाली कर देंगे। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड लोकसभा सीट से अपनी चुनावी पारी का आगाज करते हुए उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। अगर प्रियंका उपचुनाव में जीतती हैं, तो ये पहली बार होगा कि वो सांसद के रूप में संसद में प्रवेश करेंगी। साथ ही पहली बार गांधी परिवार के ये तीनों सदस्य सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका एक साथ संसद के सदस्य होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद राहुल के वायनाड सीट खाली करने और प्रियंका के वहां से उपचुनाव लड़ने से संबंधित निर्णय की घोषणा हुई। शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले से पार्टी नेताओं में खुशी है। राहुल गांधी ने आप सबको, पूरे देश को, पूरी पार्टी को एक वादा किया था कि जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको पसंद आएगा और वाकई वो वादा उन्होंने पूरा किया। हम सबको पसंद आया। पूरे देश में एक खुशी की एक लहर है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। बहुत अच्छा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उन्हें रोक थोड़े रहे हैं। आए वायनाड में, उनका कोई भी नेता मोदी जी लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है, कोई रोक थोड़े रहा है। आए ना, कोई भी आए, कौन रोक रहा है? आप हमारी पार्टी में तय मत कीजिए कि हमें किसको टिकट देनी है। आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, आपको किसको लड़वाना है लड़वाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? नहीं, ये क्योंकि कांग्रेस पार्टी का फैसला है। कल खड़गे जी ने इसको अनाउंस किया। मैं तो बहुत बरसों से चाहता था कि वो किसी भी हाउस में जाएं, तो मैं उसके लिए प्रयासरत था। मैं तो इस सिलेक्शन में भी प्रयासरत था कि वो लड़ें दोनों सीटों में से मीठी, लेकिन ये बहुत मेरी दिली इच्छा जो है वो पूरी होने जा रही है।
तो उन्होंने वायनाड को एक्सेप्ट किया और कांग्रेस पार्टी ने उनको वायनाड की सीट सौंपी। राहुल जी रायबरेली रहेंगे, ये और खुशी की बात है, क्योंकि यूपी में उनका रहने से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। तो ये मेरा कहना, मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ प्रियंका जी को, और उनके चुनाव में मैं जाऊंगा भी और वहाँ काम भी करूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में हार के बाद वायनाड जनता के समर्थन से ही राहुल संसद पहुंचे थे। लिहाजा बीजेपी आरोप लगा रही है कि वायनाड सीट छोड़ने का फैसला कर राहुल गांधी ने वहां की जनता का अपमान किया है। And taking for granted the people of Kerala, it's an insult to the entire state of Kerala and especially for the people of Wayanad. And now, instead of Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi is going to come and contest from Wayanad. It means that like Amethi and Raebareli, this also will be a family constituency. So is it that Kerala doesn't have a single Congress leader who can contest the elections in Wayanad? Why should Priyanka Gandhi, who has no connection with Kerala, come and contest from Kerala? So these are all issues which clearly shows that Indian National Congress has become a family propriety of the Nehru family, where I don't know whether they take any decision in the democratic way. It's the family who decides. Family, it is for the purpose of the family, and others are to serve the family. It's a pity that a party which claims that they fought for the independence of this country has stooped so low in this context. गांधी परिवार पर बीजेपी हमेशा से परिवारवाद के आरोप लगाती आई है। राहुल की छोड़ी हुई सीट पर प्रियंका को मैदान में उतारने के फैसले को बीजेपी परिवारवाद की नजर से देख रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का मंत्र परिवारवाद और परिक्रमावाद है। इसके अलावा कांग्रेस में कुछ और दिखता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मंत्र है परिवारवाद और परिक्रमावाद। इसलिए परिवार परिवार और हर जगह परिवार की परिक्रमा करने वालों का जमावड़ा। इसके अलावा कांग्रेस में कुछ दिखता ही नहीं। पदों की गरिमा को ताक पर रखकर कांग्रेस कल्चर चलाया जा रहा है, जिसके पीछे गांधी नेहरू नाम नहीं लगा, उसका सम्मान कांग्रेस में नहीं है। पहले अमेठी से भागे, अब वायनाड से भागे हैं। ये भगोड़े नेतृत्व की आज कांग्रेस पार्टी हो रही है। अरे ये परिवारवादी, उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के आधे दर्जन लोग एमपी बन गए और कांग्रेस के भी उस कड़ी को बढ़ाने में लग गए। ये परिवारवादी लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है और ये विदेशी ताकतों के हाथ का हथियार बन करके इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए तो सत्य सामने आएगा कि ये लोग किस तरह से झूठ और भ्रम फैलाकर एक राष्ट्र के प्रति समर्पित चरित्रवान राष्ट्रभक्त, जो 2047 देश की आजादी का महोत्सव मां भारती के संतानों के मन में विकसित भारत का भाव जगाया है, उसको रोकने का षड्यंत्र किया है। और ऐसे लोग अब वायनाड से चुनाव लड़ें या कहीं से लड़ें, जनता समझ चुकी है, समय पर इनको सबक सिखाएगी। यूपी के लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए संजीवनी से कम नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए रायबरेली सीट चुनने के पीछे पार्टी की सोच है कि इससे न सिर्फ यूपी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा, बल्कि जनता के बीच भी अच्छा संदेश जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वायनाड से प्रियंका गांधी की जीत निश्चित मानी जा रही है, तो ये कहा जा सकता है कि लोकसभा में एंट्री लेने में प्रियंका को दिक्कत नहीं होगी। साथ ही इससे दक्षिण के समीकरण भी सधेंगे। ऐसे में ये फैसला पार्टी के लिए विन विन जैसा लगता है। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। ट्रेन हादसे पर कांग्रेस ने रेल मंत्री पर सवाल खड़े किए, तो जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकारों में हुए हादसों की रिपोर्ट पेश कर दी।
उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रेल हादसे का शिकार हुए लोगों को नौकरी देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस से जुड़ी एक दुखद ट्रेन दुर्घटना के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की आलोचना की, उनकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया और आरोप लगाया है कि वह महत्वपूर्ण रेलवे की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बोलने के बजाय सोशल मीडिया पर रील बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सुप्रिया ने कहा कि रेलवे की सुरक्षा से समझौता किया गया है, लेकिन आज जब रेल यात्री बैठता है तो उसके मन में शंका है कि गंतव्य पर वो पहुंचेगा या उसकी अर्थी और लाश पहुंचेगी। ये कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने स्थापित किया है। मैं यहां पर आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। ये तस्वीर ठीक एक साल पहले इसी महीने जून की है। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। करीब 300 लोगों की मौत हुई थी और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल में कल फिर एक ट्रेन हादसा हुआ। पटरी पर कंचनजंगा एक्सप्रेस थी, उसको पीछे से मालगाड़ी ने आके मारा। 15 लोगों की मौत और अभी तक 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। ठीक 1 साल पहले बालासोर ओडिशा में और 1 साल बाद पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा होता है। क्या बदला है 1 साल में? आज पूछना पड़ेगा ना कि 1 साल में क्या बदला है। लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं और मैं एक सरकारी आंकड़ा आपके साथ साझा कर देती हूं। 1117 ट्रेन दुर्घटनाएं 2014 से 23 तक, और जानबूझकर 23 तक का ही आंकड़ा दे रही हूं, 31 मार्च 2023, क्योंकि ये हमारे आंकड़े नहीं है, आपके आंकड़े नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। 1117 ऐसी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जहां पर जान और माल की नुकसान हुआ है। ये सरकारी आंकड़ा है, असल आंकड़ा इससे बहुत। तो जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? इस देश में हमने वो भी मंत्री देखे हैं, अगर उनके डिपार्टमेंट में अगर रेल मंत्री रहते हुए ऐसे हादसे हुए हैं तो उन्होंने अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। फिर वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, नीतीश कुमार रहे हो, माधवराव सिंधिया रहे हो, ममता बनर्जी रही हो, मधु दंडवते रहे हो, जॉर्ज फर्नांडिस। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में सोमवार को एक मालगाड़ी और सियालदाह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस में टक्कर हो गई थी। मालगाड़ी की टक्कर की वजह से कंचनजंगा एक्सप्रेस में बड़ा रेल हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हादसे के बाद से कई नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शोक व्यक्त करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही मोदी सरकार से 5 सवालों के जवाब मांगे। खड़गे के सवालों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मल्लिकार्जुन खड़गे के रेल मंत्री रहते हुए हादसों की रिपोर्ट पेश की। मालवीय ने एक्स पर लिखा, खड़गे जी, ये बतौर रेल मंत्री आपका रिपोर्ट कार्ड है, इस पर कुछ बोलिए ना। आपने उस वक्त क्या कदम उठाए थे, बताइए ना, शायद आपके द्वारा उठाए गए कदमों से देश कुछ सीख सके। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब भी कोई रेल हादसा होता है तो मौजूदा रेल मंत्री जी कैमरों से लैस घटना स्थल पर पहुंचकर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। पीएम नरेंद्र मोदी जी, बताइए किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, रेल मंत्री की या आपकी? हमारे 7 प्रश्न हैं जिनका जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। चुनाव के दौरान हिंसा होना पश्चिम बंगाल में आम है। इसकी बानगी 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिली। बंगाल से हर फेज में किसी न किसी तरह की हिंसा की खबर आती रही, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच स्थिति का जायजा लेने के लिए बीजेपी की 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम कूच बिहार का दौरा करने पहुंची। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के आरोपों के बीच बीजेपी की केंद्रीय टीम दक्षिण 24 परगना का जायजा लेने पहुंची। पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद टीम का नेतृत्व कर रहे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह गांव शांत है, यहाँ कोई नहीं है। यह वो जगह है जहां बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता आकर बैठते थे, लेकिन अब वे डर के कारण नहीं आ सकते। ये गाँव खामोश है,
कोई नहीं है। ये हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठने की जगह थी, वो डर कर आ नहीं सकते। एज ए साइन ऑफ प्रोटेस्ट, चाहे हमारे विप्लव जी हों या हमारे ब्रिजलाल जी हों या कविता जी हों, सभी रविशंकर और अपने जनरल सेक्रेटरी अग्निमित्र, हम सभी यहाँ बैठे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये कौन सा शासन है ममता जी का? पूरा गांव शांत है, क्या मतलब है इसका? कुछ लोग इसलिए आ पाते हैं कि पैसे देते हैं। हम खोज रहे हैं कि लोग कहाँ हैं। गांव का गांव खाली है, गौ पशु पक्षी सब लोग लेके भाग गए। ये क्या अत्याचार है? लूट ले। बीजेपी की केंद्रीय टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद, त्रिपुरा के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद विप्लव कुमार देव, बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल, यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी नेता ब्रिजलाल ने दक्षिण 24 परगना में हुई हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। रविशंकर प्रसाद ने आगे निशाना साधते हुए कहा, बंगाल में हर जगह एक ही कहानी है, अगर आप बीजेपी के लिए काम करेंगे तो आपको पीटा जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पत्नी और माता पिता को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह एक ही कहानी है, बीजेपी के लिए काम किया तो पिटोगे, गांव में घुस नहीं सकते, आओगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माँ बाप के साथ भी हिंसा की जाएगी। ममता जी, यही आपकी सरकार है। महिलाओं को पीटा जा रहा है। कल कूच बिहार में एक एससी कम्युनिटी की बेटी थी, उसके साथ तृणमूल के गुंडे ने बदसलूकी किया। उसका हम नाम नहीं बता रहे, अस्पताल में हम लोग मिलकर के आए। यहाँ भी वही देख रहे हैं, आपने रोता हुआ देखा। ये बहुत गंभीर मामला है। ममता जी, आपको शर्म कर। वहीं रविशंकर प्रसाद ने बंगाल पुलिस को भी चेतावनी दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक बात मैं पुलिस से कहना चाहूँगा, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपके सामने अपनी दुर्दशा व्यक्त की है। अगर पुलिस उनके खिलाफ कोई फर्जी मामला दर्ज करती है तो यह गलत होगा। हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर पूरी गंभीरता से लेंगे। एक बात हम कहना चाहते हैं यहाँ की पुलिस से, आज आप लोग के सामने हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से अपनी पीड़ा बोली है। अगर इन लोगों के खिलाफ कोई पुलिस के द्वारा झूठा केस किया जाएगा, क्योंकि हमसे बात की है, ये बहुत गलत बात होगी। हम इसको नेशनल लेवल पर बहुत गंभीरता से लेंगे कि आज उन लोगों ने अपनी पीड़ा हमें बताई है। अगर उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन किया गया, कोई पुलिस के द्वारा दबाव दिया गया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत क्लियरली बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में त्रिपुरा के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद विप्लव कुमार देव ने कहा, ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों के 34 साल के शासन को खत्म कर दिया है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसके बाद आपने क्या किया? आपने वो किया जो कम्युनिस्टों ने भी नहीं किया। देखिए, मैं क्या देखूंगा, आपको खुद दिखता है, आपको कैमरा को सब दिखता है। इस कैमरा में आप रील घुमाइए, आपको सब दिखेगा। मैं इतना ही आपके माध्यम से कहूंगा, ममता बनर्जी को सुधर जाइए, नहीं तो सुधर देंगे। कि आप जिस तरीके से राज चलाने की कोशिश कर, ऐसा नहीं चलता। और आपको सोचते यही अंत है तो आप ऐसा सोच लेते कम्युनिस्ट का ही अंत है तो आप सीएम नहीं बनते। 34 साल के राज को आपने समाप्त किया था ना, तो आप भूल कैसे जाते हैं? 34 साल के सरकार को आपने ही समाप्त किया। मैं उस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसके बाद आपने क्या किया? जो कम्युनिस्ट ने नहीं किया, जो बाकी था वो आपने पूरा किया है। और एक महिला के ऊपर मैं देख रहा था, अग्निमित्रा जी क्या बोल रही थी, तो इस तरीके से मैं गया, वैसे जो महिला को बलात्कार किया गया है कुछ बिहार में, और उसका एफआईआर तक नहीं हुआ, 164 नहीं हुआ है। सोमोटो केस होता है महिला के ऊपर, कुछ अब टच करे तो ऐसा सोमोटो केस होता है, और उस जगह में 164 नहीं, रेप किया है 20 आदमी मिलके। कोई महिला मुख्यमंत्री बोलने वाला नहीं, पूछने। इससे पहले टीएमसी ने लोकसभा चुनाव के बाद मोदी कैबिनेट में बंगाल की अनदेखी का आरोप लगाया था। टीएमसी नेता सुधांशु सेन ने कहा कि बंगाल के विकास से बीजेपी को कभी कोई मतलब नहीं रहा है। देखिए, ये मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन से बीजेपी फिर साबुत कर दिया कि बंगाल का इम्पोर्टेंस बीजेपी का नजर में नहीं है। सुभाष सरकार को जो बीजेपी का सांसद था बांकुरा से, जो बुरी तरह हार गया, उनका जो मिनिस्ट्री था वही दिया गया सुकांत मजुमदार जी को, और शांतनु ठाकुर का जो पिछले बार पोर्टफोलियो था वही पोर्टफोलियो उसको मिला है। लेकिन चुनाव का पहले प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर इतना मिनिस्टर, इतना एमपी, इतना एमएलए
बहुत सारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर बार बार आके दिल्ली पैसेंजर की तरह आके बंगाल को इतना बदनाम किया, बंगाल के बारे में इतना बुरा बोला, बंगाल का औरत को लेके खिलौना की तरह यूज किया, 2000 रुपया देके उनको जबरदस्ती मिथ्या दर्शन का मामला करने के लिए मजबूर किया। और इसके बावजूद भी पूरा साल भर जब बीजेपी इस तरीके से बंगाल का पैसा रोक के रखता है, इसके बाद पिछले 2019 में भी 18 सांसद मिलने के बाद भी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल को नहीं मिला था। इस बार 12 सीट मिलने के बाद भी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल को नहीं मिला। इससे यह साबित होता है कि बंगाल बीजेपी का नज़र में कभी नहीं है। बंगाल का डेवलपमेंट करने का सोच बीजेपी का कभी नहीं है। बंगाल का डेवलपमेंट ममता बनर्जी द्वारा ही होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हाई कोर्ट में दावा किया कि चुनाव के बाद राज्य में हिंसा की कई घटनाएं हो रही हैं। शुवेंदु की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 12 जून को बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती 21 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक सभी 7 चरणों में मतदान हुआ था। 4 जून को नतीजे आए थे। नतीजों में राज्य की 42 सीटों में टीएमसी ने 29 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर जीत पाई थी। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।